पहले जरा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए पे गौर करो, क्या कह रहा है। ये आपके पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है जी। अब द डायग्राम शोज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 2x प्लस हाफ, और x की सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, डोमेन क्या है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो आपके पास वैल्यूज हैं वो 0 से लेके पाई तक है इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये आपके पास 3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 2x प्लस हाफ ग्राफ है। हमें जो है वो इस ग्राफ की जो है वो रेंज बतानी है। हमें जो है वो इस ग्राफ की जो है वो एक्चुअली रेंज बतानी है कि वो रेंज का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस पे सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि वो हमने रेंज किस तरह अचीव करनी है। ठीक है, और से जरा बात को सुनना। आप इस 3/2 को भूल जाओ, इस cos 2x को भूल जाओ, इस 1/2 को भूल जाओ, सबको भूल जाओ। अभी आप अपना सिर्फ फोकस रखें cos x पे। पहले तो cos x का जो ग्राफ होता है, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। देखो cos x और sin x की जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है ना, वो -1 से लेकर 1 तक होती है। यानी उस ग्राफ की रेंज जो है वो -1 से लेकर 1 तक होती है। अगर cos x का ग्राफ हो ना आपके पास, सिर्फ cos x की बात करूं मैं खाली, -1 से लेकर 1 तक, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और लीस्ट वैल्यू उसकी -1 होती है। और रेंज से मुराद ये कि द वैल्यूज ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे 0 से लेके आपके पास 2 पाए यानी कि 360 तक एक मुकम्मल साइकिल जो है वो बनता है। ये आपका है cos x ग्राफ। तो sin x और cos x ग्राफ की जो प्रिंसिपल वैल्यूज यानी कि उनकी जो प्रिंसिपल रेंज है ना, वो आपके पास जो है वो -1 से लेकर 1 तक इंक्लूसिव होती है। मतलब यही वो वजह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 1 से ऊपर बना दूं, लेट से 1.5, तो अगर मैं cos x, एक तरफ है मेरे पास cos x का ग्राफ और एक तरफ मेरे पास है y इज इक्वल टू 1.5 की लाइन, इन दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करने जाऊंगा और अगर मैं cos x इज इक्वल टू 1.5 रखूंगा और x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1.5 लिखूंगा, तो कैलकुलेटर देगा मैथ एरर। वो बताएगा कि भाई ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका कोई सॉल्यूशन बनता ही नहीं है। बिकॉज 1.5 की अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हो, y इक्वल्स 1.5 की कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो वो cos x से ग्राफ को कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, सिर्फ cos x से ग्राफ, क्योंकि cos x की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वो -1 से लेकर 1 तक होती है। और यही वो वजह है कि अगर मैं नेगेटिव y एक्सिस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले आऊं यानी कि -1.5, तो cos इनवर्स -1.5 भी लिखोगे तो कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो बात सारी समझने की क्या है कि cos x की जो प्रिंसिपल वैल्यूज है ना, यानी कि इनकी रेंज, cos x की जो रेंज है उसकी लीस्ट वैल्यू है -1 और ग्रेटेस्ट वैल्यू है +1। इस बात पे एग्री करते हैं सब? बताएं, ये बात सबको आती समझ में कि नहीं? अभी इस 3/2 को भूल जाओ, cos के अंदर जो ये 2x है इसको भूल जाओ, इस 1/2 को भी भूल जाओ। बोलो भाई, ये बात जहन में बैठती है? तो cos x की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वो आपके पास -1 से लेकर 1 तक, इसको कहते हैं, इसकी एक प्रिंसिपल रेंज है, ये बेसिक रेंज है cos x के ग्राफ की। अब एक एक करके ना सब चीजों को कंसिडर करते हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन के साथ रिलेट करेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब अपना फोकस जो है वो जस्ट cos 2x पे ले आओ, यानी कि f2x पे ले आओ। दिस इज स्ट्रेच इन द x डायरेक्शन विद फैक्टर 1/2। स्ट्रेच फैक्टर है 1 से छोटा, 1/2 है। x डायरेक्शन में ग्राफ आपका अंदर की तरफ दब रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा। आपको दिख रहा है यार cos x के ग्राफ में ना 0 से लेके 2 पाए तक एक मुकम्मल साइकिल बनता है। तो cos x के ग्राफ में 0 से लेकर पाए तक हाफ बनना चाहिए। यहाँ पे 0 से लेकर पाए तक एक कंप्लीट साइकिल बना हुआ है। तो ग्राफ आपका x डायरेक्शन में अंदर की तरफ दब रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इस कंप्रेस होने की वजह से चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, इस रेंज की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही ना, y कोऑर्डिनेट्स विल रिमेन सेम। तो cos 2x की जो रेंज हो जाएगी वो भी आपके पास -1 से लेके 1 तक हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेंज की जात पे, क्योंकि स्ट्रेच इन दी x डायरेक्शन हो रहा है ये।
वाई डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा हो तो एक अलग बात है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा हो तो वो एक मुख्तलिफ चीज है, उससे रेंज की ज्यादा फर्क पड़ेगा, अभी आगे आ रहे हैं उसमें। ये बात समझ आती है? बताओ कि cos 2x की जो लीस्ट वैल्यू है वो -1 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 है। बोले यस सर। किसी को कोई इशू तो नहीं इसमें? बता दें प्लीज। नो। ठीक है, मैं आपको बहुत आसानी से आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज ब्रेक डाउन करके समझा रहा हूँ। ये आपका cos x का ग्राफ हो गया और यहाँ मैं बना रहा हूँ cos 2x का ग्राफ। क्या रेंज की दांतों कोई फर्क पड़ा? ब्लू वाला ग्राफ जो है वो स्ट्रेच हो गया है, अंदर की तरफ दब रहा है, ग्राफ कंप्रेस हो रहा है, थोड़ा पहले फैला हुआ था अब अंदर की तरफ दब रहा है। रेंज जो है वो अपनी जगह -1 से लेके 1 तक ही रही, कोई जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है, रेंज पे जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जरा कंसिडर करो कि 3/2 के साथ में मल्टीप्लाई करा दो, 3/2 मल्टीप्लाई बाय f2x, तो समझो ये 3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 2x हो गया। हाँ, अब रेंज की जात पे फर्क पड़ेगा क्योंकि दिस इज स्ट्रेच इन दी वाई डायरेक्शन विद फैक्टर 1.5, यानी कि फैक्टर 3/2, फैक्टर आपका ग्रेटर देन 1 है और स्ट्रेच इन दी वाई डायरेक्शन हो रहा है, तो रेंज में बिल्कुल फर्क पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट्स में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ईच वाई कोऑर्डिनेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3/2 एंड एक्स कोऑर्डिनेट्स विल रिमेन द सेम। तो रेंज में क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 3/2 मल्टीप्लाई करा दोगे, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 2x की रेंज क्या हो जाएगी, -3/2 से लेके +3/2 तक, एंड दिस 3/2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राफ, 3/2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राफ, ए की वैल्यू। बताएं भाई, ये बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं इसमें? बोलो। यस सर। ठीक है, अब फाइनली मैं जरा इसको देख रहा हूं कि अ कांस्टेंट टर्म इज एडेड आफ्टर अ फंक्शन। यार एक कांस्टेंट टर्म आफ्टर अ फंक्शन ऐड कर दी जाए, सो दिस इज ट्रांसलेशन इन द वाई डायरेक्शन, और चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो ट्रांसलेशन इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, यानी कि हम कहेंगे ट्रांसलेशन बाय द कॉलम वेक्टर 0.5, हर y कोऑर्डिनेट में 1/2 ऐड होगा, x कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम। तो जब y कोऑर्डिनेट में इफेक्ट आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल रेंज की जात पे फर्क पड़ेगा ना यार, क्योंकि रेंज का मतलब ही कि वो वैल्यूज जो के y एक्सिस पर हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हाफ ऐड कर देंगे, लिहाजा 3/2 टाइम्स cos 2x प्लस हाफ, इसकी रेंज के साथ क्या होगा कि दोनों तरफ हाफ ऐड हो जाएगा, तो -1.5 के अंदर जो है वो, -1.5 के अंदर 0.5 ऐड करो तो ये -1 हो गया, और 1.5 के अंदर जो है वो 0.5 ऐड करो, यानी कि ये 2 हो गया। तो रेंज ऑफ एफ क्या हो गई आपके पास, ये एफ एक्स का है ग्राफ, ठीक है, ये तो हमने जस्ट अपनी आसानी के लिए कंपैरिजन लिखा है। एफ के ग्राफ की रेंज क्या हो गई, -1 से लेके 2 तक। बोलो भाई, कोई मसला यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इसको एफ भी लिख सकते हो, इसको एफ एक्स भी लिख सकते हो, मतलब ये एफ एक्स एक्चुअली ये है वैसे एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, लेकिन मैंने बिल्कुल इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन के जरिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। अगर आप ये सारी वर्किंग इग्नोर कर दें, आप जस्ट इसको कंसिडर कर दे रहे हैं, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। ये बात क्लियर हो रही है सबको कि नहीं हो रही, बताएं। पार्ट समझ आ गया सबको? बताएं, ये लिख के बताएं, बोल के बताएं जल्दी से। अहमद इजवान, आज आसिफ, समझ आ रहा है आपको? आसिफ समझ आ रहा है? ओके, ठीक है जी। तो ये जो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। रेंज ऑफ एफ क्या हो गई आपकी, -1 से लेके 2 तक, यानी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ इज -1
and the greatest value is positive 2. उसके बाद इस चीज पे गौर करो, इस इंफॉर्मेशन पे, ये आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है भाई? सवाल कह रहा है कि अ फंक्शन g इज सच दैट gx इज इक्वल्स टू fx प्लस k where k is a positive constant. पहली शर्त ये है कि k is a positive constant. The x-axis is a tangent to the curve y is equals to gx. State the value of k and hence describe fully the transformation that maps the curve y is equals to fx onto y is equals to gx. इस बात पे गौर करो कि ये जो है ना, ये एक्चुअली ग्राफ जो है वो fx का है। मैं इसको इस पेज पे ले आता हूँ, ग्राफ को आसानी रहे बात समझने में। कि ये जो ग्राफ है ना आपके पास, ये fx का है और gx किस तरह आ रहा है? gx कुछ इस तरह आ रहा है कि भाई fx का जो मुकम्मल ग्राफ है ना, उसके अंदर जो है वो k ऐड कर दो। अच्छा, k के ऐड करने का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन। पॉजिटिव में क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। और वो gx का जो कर्व बनेगा ना, वो कुछ बन इस तरह जाएगा, वो कुछ बन इस तरह जाएगा कि x एक्सिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व नाउ। यानी कि ये जो x एक्सिस है अभी इस कर्व का टेंजेंट नहीं है, वो सीकेंट है। As you know that secant is a straight line which intersects the curve at two distinct points. ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और टेंजेंट एक ऐसी लाइन है which just passes through the curve at one particular point, छू के गुजर जाता है। तो ये ग्राफ कुछ ऊपर इस अदा से जा रहा है कि ट्रांसलेट होगा और x एक्सिस विल बिकम द टेंजेंट ऑफ दिस ग्राफ। बन गया? मतलब इतना वो एक्यूरेट नहीं बनाया, लेकिन जस्ट एक रफ बता रहा हूँ। ट्रांसलेट कर दिया इसको हमने ऊपर की तरफ। इसको हमने क्या करा? ट्रांसलेट कर दिया। तो बेसिकली k जब ऐड हुआ है, k की वैल्यू यहाँ पे जो है वो इस वैल्यू के अंदर ऐड हुई है ना कुछ, और हमने देखा था कि जो fx का आपके पास जो कर्व है ओरिजिनली, उसकी लीस्ट वैल्यू क्या थी भाई? ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे मार्क करने जा रहा हूँ, ये लीस्ट वैल्यू ऑफ fx होगी ना, और लीस्ट वैल्यू ऑफ fx आपके पास -1 आ गई थी। लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब ये देखो, y कोऑर्डिनेट -1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब इसमें 1 ऐड हो रहा होगा ना, -1 के अंदर +1 ऐड होके तो ही 0 बनेगा। लिहाजा k की वैल्यू हो जाएगी +1। k की वैल्यू हो जाएगी +1, ये लिखने का 1 मार्क हो गया। एंड हेंस डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द कर्व y इक्वल्स टू fx onto y इक्वल्स टू gx। ट्रांसलेशन बाय कॉलम वेक्टर 0 1। पूरा 1 मार्क आपको इसका भी मिल गया। या फिर आप ये कहो कि ट्रांसलेशन इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन विद 1 यूनिट्स। लेकिन अगर ट्रांसलेशन बाय कॉलम वेक्टर बता देते हो तो ना वर्टिकल बताने की जरूरत, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बात कंप्लीट हो जाती है। जी भाई। सर जी बोलें फराज। सर हमें कैसे बताया -1 है? हमने अभी देखा ना, fx की हमारे पास रेंज आ गई ना बेटा। पार्ट ए में fx की रेंज आ गई ना कि वो -1 से लेके 2 तक है। वही तो हमने पार्ट ए में अचीव किया इस चीज को हमने। ठीक है सर। समझ रहे हो बात? जी ये वैल्यू लीस्ट वैल्यू ग्राफ की रेंज यानी कि -1 है और ये +2 है। ये हमने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करके अचीव करी है ना। तो -1 से वो समझो वो y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, तो ही जाके x एक्सिस पे ये टेंजेंट बन रहा है ना। x एक्सिस इज बिकमिंग द टेंजेंट ऑफ दिस ग्राफ gx, isn't it? ये बात यस क्लियर हो रही है? तो ट्रांसलेशन बाय कॉलम वेक्टर 0 1 हो गया और k की वैल्यू 1 हो गई। k की वैल्यू पहले 1 पता चली और उसके बाद ही हमने वो ट्रांसलेशन बाय कॉलम वेक्टर 0 1 बताया है। उसके बाद है पार्ट सी। पार्ट सी पे गौर करो। स्टेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ y is equals to fx in the x axis. Give your answer in the form of y is equals to a multiplied by cos 2x plus b where a and b are constant। कुछ सवाल है पूछने वाला यार, 1 मार्क इतना आसान। तो अब आप ये देखो कि भाई जब रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस होती है तो क्या होता है। यार देखो fx का जो कर्व है ना वो आपके पास क्या है, fx इज इक्वल्स टू, सवाल की इंफॉर्मेशन क्या बताती है कि 3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 2x प्लस हाफ। मतलब कितना स्कोरिंग सवाल है ये भाई। रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है?
रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस का मतलब है कि पूरे फंक्शन के साथ माइनस के साइन मल्टीप्लाई हो जाए। बस वो बता रहा है कि वो पूरी इक्वेशन बताओ उस फॉर्म में। किस फॉर्म में? a मल्टीप्लाई बाय कॉस 2x प्लस बी की फॉर्म में, यानी कि माइनस की साइन से पूरा फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, -3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 2x माइनस हाफ। खत्म हो गई बात। कोई मसला यहां तक? बोले भाई। एक मार्क हो गया पार्ट सी का। सर पूरे सवाल में कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताएं। जीरो मान क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर नो इशू। नो इशू। सबको समझ आ रहा है? हैरान? ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपका समझो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सेंड आउट का। जस्ट स्क्रीन की स्पीड